लखनऊ में आतंकी शाहीन के घर रेड की गई है। एनआईए की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है और जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक जांच जारी है। एनआईए की टीम ने शाहीन के पिता से पूछताछ की है। करीब 5 घंटे पूछताछ के बाद टीम निकली। खंडारी बाजार में शाहीन के घर पर रेड। शाहीन के भाई से भी एनआईए की पूछताछ। तस्वीरें उस वक्त की जब एनआईए की टीम पहुंची और शाहीन के पिता से पूछताछ की गई है। तो ये देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें कि शाहीन के भाई से भी एनआईए ने पूछताछ की है और ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। 10 तारीख को जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, इसको लेकर लखनऊ में आतंकी शाहीन के घर पर रेड हुई है और खंडारी बाजार में ये रेड हुई है। खंडारी बाजार में जो शाहीन का घर है वहां पर रेड हुई और करीब 5 घंटे तक पूछताछ की है एनआईए की टीम ने, जिसके बाद वो निकली है। तो आतंकी शाहीन जो कि इस वक्त गिरफ्त में है सुरक्षा एजेंसियों के, और एनआईए की टीम ने शाहीन के पिता से पूछताछ की है। यह खबर सामने आ रही है। 5 घंटे तक वो घर पर रही है। और एनआईए की टीम जब शाहीन के घर पहुंची तब टीवी 9 रिपोर्टर अभिजीत ठाकुर वहीं मौजूद थे। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कई घंटों की पूछताछ के बाद अब एनआईए की टीम शाहीन के घर से निकल रही है। इस वक्त हम शाहीन के घर के बाहर मौजूद हैं और आप देखिए तस्वीरें आपको दिखाएं तो पुलिस टीम के साथ एनआईए के तमाम अधिकारी हैं जो कि यहां से निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। और ये कई घंटों से ये पूछताछ चल रही थी दिल्ली ब्लास्ट मामले में। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के में जो शाहीन है उसकी मुख्य भूमिका है और उसी भूमिका की तलाश लगातार यूपी एटीएस, एनआईए और तमाम एजेंसियां कर रही हैं। और उसी सिलसिले में आज पहुंची शाहीन के घर पर, जहां पर 5 घंटे से ज़्यादा यहां पर पूछताछ हुई है और उसके बाद एनआईए की टीम निकली है। तो कई अहम जानकारियां जुटाने की कोशिश में एनआईए जगह जगह तमाम उन ठिकानों पर रेड कर रही है जहां पर शाहीन और उससे जुड़े हुए लोग, इस पूरे मॉड्यूल से जुड़े हुए लोगों का आना था या फिर वहां से उनका संबंध था। ऐसी जानकारी सामने आ रही कि कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी ट्रैक लगातार एनआईए की टीम कर रही थी और उसके बाद यहां पर पहुंची आज पूछताछ के लिए। तो लगभग 6 घंटे के आसपास बताया जा रहा है कि ये पूछताछ चली है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे पहले भी एजेंसियों ने पूछताछ की थी शाहीन के पिता से, शाहीन के भाई से, और आज एक बार फिर एनआईए की टीम यहां पर पहुंची जिन्होंने 6 घंटे तक पूछताछ की है। तो ऐसी जानकारी, कई अहम जानकारियां जो है शाहीन के बारे में जुटाने की कोशिश जो है वो एजेंसियां करती हुई दिखाई दे रही हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ लखनऊ से मैं अभिजीत ठाकुर। और अभिजीत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिजीत, एनआईए की छापेमारी में और क्या कुछ डिटेल्स निकलकर सामने आए? देखिए, सबसे लंबी पूछताछ अभी तक की चली जो कि सुबह 6:30 बजे के आसपास थी और 12 बजे के आसपास जब अधिकारी यहां से निकले हैं तो एक लंबी पूछताछ 6 घंटे के आसपास की, और जिसमें कि शाहीन के पिता और भाई दोनों से पूछताछ ये हुई है। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पहले जब शाहीन से संपर्क में लगातार ये थे तो जिस तरीके की बातचीत होती थी, कई ऐसे सवाल हैं जो कि एनआईए के पास थे और उस पूरे सवालों की फहरिस्त के साथ एनआईए की पूरी टीम पहुँची थी। और टीम में 1-2 नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज़्यादा अधिकारी जो है वो उसमें शामिल थे जो कि यहाँ पर पूछताछ कर रहे थे 6 घंटे तक। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेहद गंभीर सवाल ऐसे रहे होंगे जिनके जवाब तलाशती हुई एनआईए की टीम न केवल लखनऊ में बल्कि अलग अलग लोकेशंस पर आज छापेमारी हुई है और वहां पर पहुंची एनआईए की टीम और लोगों से पूछताछ कर रही है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही अगर हम बात करें तो लखनऊ तो यहां पर पहुंची थी। उसके अलावा जिन जिन ठिकानों पर चाहे परवेज का रहना, चाहे शाहीन का आना जाना उत्तर प्रदेश में रहा, उन जगहों पर भी एनआईए की टीम जो है वो सक्रिय है और संबंधित लोगों से पूछताछ कर रहे, चाहे वो कानपुर की लोकेशन की बात करें, उसके अलावा जो अलग अलग शहर जिनसे कनेक्शन निकलकर अभी तक सामने आया है वहां पर भी एनआईए की टीम जो है उसके पहुंचने की बात सामने आ रही है। जी अभिजीत, नजर बना के रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए जो एनआईए की रेड से जुड़ी हुई है। बढ़ते आगे। वहीं दिल्ली ब्लास्ट मामले में जम्मू कश्मीर में भी एनआईए ने 8 स्थानों पर छापामारी की है। जांच एजेंसियां पुलवामा में अदील, मुजम्मिल और आमिर के घर पहुंची। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली ब्लास्ट मामले में सबूत तलाशते हुए एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर पहुंची। जांच एजेंसी ने कश्मीर की उन जगहों पर छापामारी की जहां इसके तार जुड़े हो सकते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीर घाटी में करीब 8 स्थानों पर रेड की। एनआईए के अधिकारी मौलवी इरफान अहमद वागे, डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल, आमिर राशिद और जसीर बिलाल के घर पहुंचे और सबूत खंगालने की कोशिश की। इसके अलावा एनआईए की टीम ने शोपिया के कई इलाकों में छापामारी की। जांच एजेंसियों ने शोपिया के नादिगाम गांव में गिरफ्तार मौलवी इरफान के घर भी पहुंचकर जांच की।
इसके अलावा पुलवामा के मलंगपोरा में डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल के घरों पर भी तलाशी ली। पुलवामा के संबूरा में आमिर के घर पर भी रेड की गई। जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने काजीगुंड पहुंचकर जसीर बिलाल वानी के घर पर भी छापेमारी की। जसीर बिलाल अहमद वानी के बेटे हैं। एनआईए की टीम उन सबूतों को तलाश रही है जो जैश के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल और दिल्ली लाल किला धमाके से जुड़े हो सकते हैं। और एक अहम खबर आपको बताएं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के नए चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन के स्वागत भाषण के दौरान पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ का मुद्दा उठा दिया। खड़गे ने कहा कि पूर्व सभापति खड़गे का अपमान किया गया, ऐसा संसदीय इतिहास में पहले ऐसा नहीं हुआ। जगदीप धनखड़ को फेयरवेल दिया जाना चाहिए था। हालांकि उनके बयान पर राधाकृष्णन ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सत्ता पक्ष के सदन के नेता और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जोरदार आपत्ति इस पर जताई है। जेपी नड्डा ने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए, जबकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने भूतपूर्व चेयरमैन का अपमान किया। Of time-honored parliamentary traditions, I hope you will not mind that I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. Chairman Rajya Sabha, being custodian of the entire house, belongs as much to the opposition as to the government. I was disheartened that the House did not get. प्लीज आप बैठे प्लीज आप बैठे सर आई विल लुक इनटू इट आई विल लुक इनटू इट आई विल लुक इनटू इट प्लीज आप बैठिए प्लीज आप बैठिए राज्यसभा आई लुक इनटू इट प्लीज आप बैठिए House belongs as much to the opposition as to the government. प्लीज आप बैठिए I was disheartened Please, that the House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him on behalf of the entire opposition a very healthy life. उस कार्यक्रम की हम गरिमा भी बनाए रखें और उसके अनुसार ही अगर हम चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज के दिन जिस बात की चर्चा बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगे फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं है। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। तो ये चर्चाएं जो वातावरण बना है उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टेकल इन द गुड एंड कंजेनियल एनवायरनमेंट डिबेट व्हिच वाज गोइंग ऑन। should refer to a case which was not necessary to be raised at this moment. Number one. Now, अगर मैं एक तर्क देना चाहता हूं, आप सुन लीजिए, एक ही तर्क मैं दूंगा। खड़गे जी, आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की हैं, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। एक लोकतंत्र में हम एक दूसरे के प्रति सम्मान देना चाहिए। आप बैठिए जी, आप बैठिए। ये तो एलओपी साहब अगर वो विषय से नहीं भटकते तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं पड़ता। सर, ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतने याद दिलाना चाहता हूं
कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। और संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सत्र बिहार चुनाव की जय पराजय के अहंकार या बौखलाहट का मैदान नहीं बनने देना चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय की निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एकाध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए, और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने बयान दिया, कहा सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी देनी चाहिए। नारेबाजी को सदन से बाहर रखना चाहिए। हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी के विपक्ष पर हमले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए वाले बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव की स्थिति, एसआईआर और प्रदूषण बहुत बड़े मुद्दे हैं। इन पर चर्चा करना ड्रामा नहीं है। मुद्दों पर बोलना और उन्हें उठाना ड्रामा नहीं है। ड्रामा का मतलब है कि चर्चा ना होने देना। It's the election situation or the SIR. These are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. आप कह सकते हैं कि बिना किसी वजह से इसको राजनीतिक ढंग दे करके यहाँ पर नारेबाजी चलती है। बार बार सदन को स्थगित करने का प्रयास किया जाता है। पिछले सेशन में भी हम लोग देखे थे कि जो वर्किंग डेज था वो बहुत ही कम था, बहुत ही लिमिटेड डिस्कशन हुआ था। कई इंपॉर्टेंट बिल्स थे चर्चा के, पर उस पर चर्चा नहीं हो पाया था। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि इससे सरकार नहीं, देश सफर कर रहा है, और ये देश की सेवा के लिए ये सदन है और उसको वैसे ही चलने देना चाहिए। और एसआईआर पर अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगा दिया है। चुनाव आयोग बीजेपी का ड्रीम पूरा करना चाहता है। एसआईआर की चिंता सच्चाई में बदल रही है। यूपी में जहां बीजेपी हारी, वहां गहन एसआईआर हो रहा है। बीजेपी चाहती है ज्यादा से ज्यादा वोट कट जाए। एसआईआर को लेकर के चिंता जो थी वह सच्चाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। अगर वोट कट जाएगा एक मतदाता का, तो उसका ड्रीम कैसे पूरा होगा? एक मतदाता का
ड्रीम ये है कि उसका वोट पड़ेगा, उसके अधिकार के तहत जब वो अपना अधिकार वोट डालने का पूरा करेगा तो वह अपने सपनों को पूरा करता है। अगर किसी से नाराज है तो खिलाफ डालता है, अगर पक्ष में तो उसके पक्ष में डालता है। 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष SIR, वोट काटने के लिए SIR, ये वोट बढ़ाने के लिए SIR नहीं है। ये जो रिवीजन चल रहा है ये लोकतंत्र को मजबूत करे, वोट मिले। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट बने, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कटे। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीत सत्र भी आज से शुरू हुआ है। कांग्रेस ने जहरीले कॉफ सिरप और बच्चों की मौत के मुद्दे पर सदन के बाहर और अंदर जबरदस्त प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज पहला दिन है और पहले ही दिन आज विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और प्रदर्शन इस बात को लेकर है कि छिंदवाड़ा में जो कफ सिरप, जहरीली कफ सिरप से जो मौतें हुई थी उसी को लेकर ये प्रदर्शन है। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो एक तरह से पुतले हैं वो हाथों में है। आप कौन हो? मध्य प्रदेश में क्या कर रही हो? मैं मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार हूँ। मैं बच्चों को मारना हूँ। मैं मध्य प्रदेश की सरकार हूँ, भाजपा की सरकार हूँ और मैं सीरम कफ के माध्यम से बच्चों की हत्या कर रही हूँ। पूतना बन के प्रदेश में क्या कर रही हो? कहाँ गई थी पूतना बन के? मैं भाजपा सरकार की पूतना हूँ, मैं बच्चों को मारती हूँ। और वहीं बिहार की बात करें तो बिहार विधानसभा का भी 18वां सत्र शुरू हो गया है। आज से अगर हम बात करें जो कि 5 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन आज विधायकों ने शपथ लिया और दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। देखिए बिहार में नई सरकार के गठन के बाद आज 1 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। ये सत्र 1 से 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आज सबसे पहले शपथ ली, उनके बाद विजय सिन्हा ने शपथ ली। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रख। बीजेपी से विधायक बने पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा ने कहा, ये बिहार की जनता की जीत है। बिल्कुल, देखिए ये हमारी जनता का जीत है, हमारे बिहार के लोगों का जीत है और उनके बिहाफ पे उनका ही प्रतिनिधि बन के आए हैं। हमारी जनता आज यहाँ पे शपथ लेगी, शपथ विकास का, शपथ एक विकसित बिहार का। तो इस बात के लिए मुझे गर्व है कि ये मौका हम लोगों को मिला। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि संख्या भले ही कम है, लेकिन विपक्ष का मनोबल पहले से हाई है। देखिए हमारा मनोबल पहले से ही हाई है और जनता हमें वोट दी है। चोरी हुआ है, घाल मेल करके ये लोग सरकार बनाया है, सरकार इनको मैंडेट नहीं दी है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार में महायुति के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अजित पवार गुट के मंत्री माणिकराव कोकाटे ने बीजेपी पर कटाक्ष किया है। कोकाटे ने कहा कि बीजेपी का जीवन ही जोड़ तोड़ में चल रहा है। राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए प्रचार तेजी के साथ चल रहा है। प्रचार के दौरान विरोधियों से ज्यादा सत्तारूढ़ महायुति के घटक दलों के बीच महाभारत जारी है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच सियासी जंग जारी है। इस बीच अजित पवार गुट के कोटे से मंत्री बने माणिकराव कोकाटे ने कहा कि बीजेपी पर प्रहार किया है। कोकाटे ने कहा कि बीजेपी के पास अपना कुछ नहीं है, वो सिर्फ तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है। खरं म्हणजे मी आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फिरत असताना महाराष्ट्रामध्ये लढाया फक्त आपसापसामध्येच आहे, म्हणजे युतीमध्येच जास्त लढाया आहे। निवडणूक संघर्ष हा युतीमध्येच आहे, विरोधी पक्ष तर कुठेच काही दिसत नाही। आपल्याकडे थोडासा उभाटा दिसतो, तोही बाटलेला आहे आणि बीजेपी तर पूर्णपणे बाटलेली आहे। बीजेपीचं काहीच राहिलं नाही, इकडून फोड तिकडे फोड, इकडून फोड तिकडे, फोडाफोडीमध्ये त्यांचं आयुष्य चाललं। बढ़ते आगे, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ नई FIR पर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने कहा कि प्रतिशोध की भावना से विपक्ष को तंग किया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, अमेरिका, चीन जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए।
शोध की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति, धमकी की राजनीति, खास तौर से निशाना बनाने का प्रयत्न श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को। एक ही उदाहरण है जहां बिना एक पैसे के स्थानांतरण हुए, बिना एक मूवेबल या मूल संपत्ति इमूवेबल के स्थानांतरण हुए, जहां 1 मिलीमीटर तक किसी ने कोई फायदा नहीं उठाया, वहां एक मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस बनाया जा रहा है। तो न पैसा, न धोखा, न कोई कमाई, फिर भी बीजेपी ने मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी बनाई। ये अजीबोगरीब कहानी है, क्योंकि आपका उद्देश्य है विपक्ष को दबाओ, जनता को भरमाओ और एजेंसियों को, बीजेपी को जवाब कानून देगा, समय देगा और जनता देगी। यूपी पुलिस ने कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जौनपुर, वाराणसी, भदोही, सोनभद्र में छापेमारी की। 6 जिलों की 11 फर्म्स पर एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर भी दर्ज की गई। देखिए आप। देश के कई राज्यों में कफ सिरप से हुई मौतों के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार पर लगातार एक्शन चल रहा है। मामले में प्रदेश के 6 जिलों में 11 फर्मों पर एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई है। इस कार्रवाई के तहत कुल 98 फार्मेसी पर केस दर्ज हुआ है, साथ ही लाइसेंस भी रद्द किए गए। जानकारी के मुताबिक कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार के मामले में यूपी के जौनपुर, वाराणसी, भदोही, सोनभद्र, लखीमपुर और प्रयागराज में छापेमारी की गई। मामले में वाराणसी में सबसे ज्यादा 28, जौनपुर में 16 फर्में दोषी पाए गए। इसके साथ ही औषधि विभाग की तरफ से डीएम को सतत निगरानी के आदेश दिए गए। इससे पहले मामले के मुख्य अभियुक्त मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। भोला प्रसाद की गिरफ्तारी कोलकाता एयरपोर्ट से उस वक्त हुई जब वो देश छोड़कर थाईलैंड भागने की फिराक में था। राजस्थान का बाड़मेर जिला तय समय से पहले एसआईआर लक्ष्य पूरा करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। देखिए ये रिपोर्ट। बाड़मेर ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि इरादे मजबूत हों तो हालात भी झुक जाते हैं। राजस्थान की सबसे चुनौतीपूर्ण माने जाने वाली धरती आज गर्व से सिर ऊंचा किए खड़ी है, क्योंकि एसआईआर डिजिटाइजेशन में बाड़मेर नंबर 1 आया। अपनी तेज कार्यशैली, सख्त मॉनिटरिंग के लिए पहचान बनाने वाली बाड़मेर जिला कलेक्टर डाबी की क्षमता ने जिले को एसआईआर में राजस्थान सहित 12 राज्यों में अव्वल बना दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी टीना डाबी के मुताबिक पोलिंग बूथ पर 100% कार्य पूरा करने में बाड़मेर जिला अव्वल है। बाड़मेर में अभी तक 1407 पोलिंग स्टेशन पर 100% कार्य पूरा किया जा चुका है। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती एसआईआर प्रक्रिया में ये थी कि कैसे बीएलओ ऐसे टफ कंडीशन में एक एक के घर जाए, वहाँ फॉर्म पहले डिस्ट्रीब्यूट करे, फिर बाद में फॉर्म कलेक्ट करके उन्हें डिजिटाइज करे। पर पूरे जिले ने और हमारे बीएलओज ने कभी भी इसको एक एक्सक्यूज़ नहीं बनने दिया, दिन रात मेहनत करी और ये रिजल्ट रहा कि बाड़मेर जिला बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन फर्स्ट रहा। राजस्थान में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की जनसुनवाई की खास तस्वीरें सामने आई हैं। जब एक महिला अपनी परेशानी लेकर पहुंची तो कैबिनेट मंत्री ने हाथ पर लिखकर समस्या के समाधान का वादा किया। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आज चाय की थड़ी पर आम लोगों की जनसुनवाई की। जयपुर के एयरपोर्ट रोड पर बैठे लोगों के साथ चाय पी। इसी दौरान लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। तभी एक महिला भी गौशाला से जुड़ी समस्या लेकर आई थी, जिसे किरोड़ी लाल मीणा ने सुना और निपटारे का आश्वासन दिया। मंत्री ने महिला की बात सुनने के बाद कहा कि उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तभी महिला के हाथ पर क्या लिखा, सुनिए। कोई भी गौशाला के लिए कार्य को नहीं रोकेगा। 4 तारीख को पहुंच रहा हूँ। मीणा ने महिला की हथेली पर लिखकर अपने हस्ताक्षर भी किए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने हर शिकायत को ध्यान से सुना और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब किरोड़ी लाल मीणा का अनूठा अंदाज चर्चा में रहा हो। जनता से संवाद और मुद्दों पर बातचीत के चलते बीजेपी नेता अक्सर ही चर्चा में रहते हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने भरोसा दिलाया कि जनसुनवाई का ये सिलसिला आगे भी लोगों के बीच जाकर जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बच्चे को राधे राधे बोलने से रोकने पर विवाद लगातार बढ़ ही रहा है।
कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने अब इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। क्या कहा उन्होंने, आपको दिखाते हैं। राधे राधे की नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे की बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इसी बयान पर बवाल मचा हुआ है। सुक्खू ने ये बात बच्चों से मुलाकात के दौरान कही थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसका बीजेपी ने विरोध किया था। अब साधु संत भी हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू के बयान का विरोध कर रहे हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि किसी को राधे राधे बोलने और जय श्री राम कहने में कभी भी संकोच या शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। एक प्रदेश का मुखिया बच्चों को अगर ये कहने से रोके कि तुम राधे राधे क्यों कहते हो, आप सोचिए। और कोई विधर्मी नहीं है वो मुखिया, सनातनी है। तो हम एक ही निवेदन करेंगे, देखो आप कुछ भी बन जाओ, सनातनी हो, हिंदू हो, तुम कुछ भी बन जाओ। हम तो कह रहे हैं भगवान तुम सब एक एक करके प्रधानमंत्री बनो, पर तुम्हें राम राम बोलने में, जय श्री राम बोलने में, राधे राधे बोलने में, जय माता दी बोलने में कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और राजस्थान के उदयपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त का जुलूस निकाला गया, गले में तख्ती भी लटकाई गई। उदयपुर शहर की सवीना थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान महिला की नाबालिग बेटी को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पुलिस से बचने के लिए अभियुक्त महिलाओं के कपड़े पहनकर घूम रहा था। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उसका जुलूस निकाला और गले में तख्ती लटका दी, जिस पर लिखा था कि मैं बलात्कारी हूँ। जुलूस के दौरान सैकड़ों लोग आरोपी को देखने के लिए मौके पर जमा हो गए। महिला अपनी 11 साल की बच्ची को अभियुक्त के भरोसे पर छोड़कर गुजरात मजदूरी करने गई थी। जानकारी के मुताबिक 27 नवंबर को एक महिला ने मामला दर्ज करवाया था। महिला अपने पति के साथ विवाद हो जाने के बाद मौजूदा समय में लिव इन रिलेशनशिप में चंद्रशेखर पारिख के साथ रह रही थी। किशोरी ने इस बारे में अपनी मां को बताया, जिस पर मां गुजरात से आई और पुलिस में रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने जांच करते हुए चंद्रशेखर पारिख को गिरफ्तार कर लिया और अब उससे पूछताछ हो रही है। और बात एक बड़ी खबर की करते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन से जानकारी, पुल गिरने की खबर है। 4 लोग घायल हो गए। एमपी के रायसेन में पुल गिरा, 4 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया है भर्ती। पुल के नीचे चल रहा था रिपेयरिंग का काम। हादसे के बाद मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं, मौके पर टीमें पहुंची हैं, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, पुल के नीचे रिपेयरिंग का काम चल रहा था, 4 लोग घायल हो गए हैं। एमपी के रायसेन में अचानक से पुल गिर गया। शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुभम, इस पुल को लेकर क्या जानकारी, क्या पहले से खराब हालत में था जो इस तरीके का हादसा हुआ? क्या इस बारे में पहले से कोई इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि रिपेयरिंग का काम भी पुल के नीचे चल रहा था? देखिए, पुल का ऑडिट किया जाता है कि पुल कितने साल और चल सकता है, लेकिन इसके ठीक नीचे ये रिपेयरिंग का काम चल रहा था, उसको दुरुस्त किया जा रहा था ताकि एक पार से दूसरे छोर जो है लोग आ जा सके। लेकिन अचानक से पुल जो है ढह जाता है और ये हादसा हो जाता है। लेकिन बहरहाल मामले की जांच की जा रही है। जिसने ऑडिट किया था, जिसने ऑडिट रिपोर्ट सौंपी थी प्रशासन को कि पुल अभी ठीक है, इसे आवाजाही के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके ऊपर जांच जो है बैठ रही है कि आखिर उसने क्या ऑडिट किया था, कैसे उसने चीजें देखी थी, क्या उसने ऑडिट रिपोर्ट में पाया था। यही सवाल ऑडिटर रिपोर्टर जो ऑडिटर को रिपोर्ट करता है, जांच अधिकारी पर जो है सवाल लटकते हुए दिखाई। हालांकि इस मामले में प्रशासन ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। देखना होगा कि इसमें मामले में ऑडिट रिपोर्टर जो था, जिसने ये रिपोर्ट सौंपी थी, उसका क्या कुछ कहना होता है। उससे पुलिस जो है पूछताछ कर रही है कि उसने ये रिपोर्ट कब की थी, उस जांच सौंपी थी, काम चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी पुल को आखिर बंद क्यों नहीं किया गया था। बिल्कुल शुभम, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, इसके पीछे किसकी लापरवाही है, क्योंकि पहले भी इंजीनियर्स की गलती की वजह से पुल गलत डायरेक्शन में बनने का मामला एमपी से सामने आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बरेली से खबर, बरेली के इज्जतनगर इलाके में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में सीतू अरोड़ा नाम की महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 जो बाकी लोग हैं वो गंभीर तौर पर घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इसमें देखा जा सकता है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी। ओवरटेक करने के चक्कर में ड्राइवर कार पर कंट्रोल नहीं रख पाया, कार अनियंत्रित होकर पलट गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। इज्जतनगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने सीतू अरोड़ा को मृत घोषित किया।
पारस, उनकी पत्नी भावना खेड़ा और हनी अरोड़ा की हालत गंभीर है। सभी का एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर सड़क किनारे पड़ी मिली। पुलिस के अनुसार कार की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिसके कारण चालक नियंत्रण खो बैठा और कार कई बार पलट गई। पुलिस अब दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। अधिकारियों ने बताया कि फुटेज की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि कार अनियंत्रित कैसे हुई। और बिहार के पूर्णिया जिले का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जमकर फायरिंग की जा रही है। पूर्णिया जिले में रामपुर गांव में युवक द्वारा पिस्तौल से फायरिंग करने का वीडियो सामने आया। इसमें महिला के साथ गाली गलौज भी की जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक एक महिला को भद्दी गालियां देते हुए नजर आ रहा है और पिस्टल निकालकर आक्रामक होकर फायरिंग कर रहा है। फायरिंग के बाद महिला की चीख पुकार की आवाज आ रही है। वीडियो में युवक को कुछ लोग बार बार पीछे हटा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो रामपुर पंचायत के वार्ड संख्या 9 का है। मजदूरी का पैसा मांगने पर एक मजदूर परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। घटना में पीड़ित मजदूर संजीत कुमार और उसका भाई मंजीत महतो बाल बाल बच गए। पीड़ित संजीत कुमार ने पुलिस को दिए आवेदन में कहा कि करीब 10 दिन पहले उसकी पत्नी संजन देवी और भाभी सुधा देवी ने गांव के चंदन महतो के धान खेत में 200 रुपए प्रतिदिन की दर से 6 दिन मजदूरी की थी। मजदूरी मांगने पर उन्हें धमकाया गया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक ऑप्टिकल शॉप में चोरी की घटना सामने आई है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुका है। रिपोर्ट देखिए। एक चोर ग्राहक बनकर चश्मे की दुकान में दाखिल हुआ और मौका मिलते ही दुकान मालिक का मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया। ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। दुकान मालिक निशांत गुप्ता ने बताया कि चोर उनकी दुकान में चश्मा देखने के बहाने आया था। उसने निशांत से कुछ चश्मे दिखाने को कहा, जिससे निशांत काउंटर से हटकर दूसरी तरफ गए। इसी दौरान आरोपी ने काउंटर पर रखा मोबाइल फोन उठाया और तुरंत दुकान से बाहर निकल गया। चोरी की यह पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रही है, जिसमें चोर का चेहरा और उसकी हरकतें साफ नजर आ रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पीड़ित दुकानदार निशांत गुप्ता की शिकायत पर इंदिरापुरम थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इंदिरापुरम एसएचओ ने बताया कि फुटेज में आरोपी का चेहरा साफ दिख रहा है। पुलिस की टीमें आरोपी के हुलिया और फुटेज के आधार पर उसकी पहचान करने में जुटी है। जल्द ही चोर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बात करते हैं दितवा की। चक्रवाती तूफान दितवा ने पड़ोसी देश श्रीलंका में भारी तबाही मचाई। भारत सरकार श्रीलंका में जारी राहत और बचाव अभियान में मदद कर रही है और वहां पर फंसे भारतीय नागरिकों को देश वापस लाया जा रहा है। आपदा की इस घड़ी में श्रीलंका के लोगों और वहां पर फंसे भारतीयों के लिए भारतीय वायुसेना के जवान देवदूत बने हुए हैं। अब तक वहां से 300 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित भारत लाया गया है। इंडियन एयरफोर्स का यह एयरक्राफ्ट कोलंबो से उड़ान भरकर तिरुवनंतपुरम पहुंचा है। डिफेंस प्रवक्ता के मुताबिक एयरफोर्स के IL-76 और C-130J हैवी लिफ्ट कैरियर का इस्तेमाल श्रीलंका में रेस्क्यू मटेरियल और NDRF टीमों को पहचानने के लिए किया गया था और वापसी के वक्त भारतीयों को लेकर आया। भारतीय वायुसेना ऑपरेशन सागर बंधु के जरिए श्रीलंका के लोगों को जरूरी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ सपोर्ट देना जारी रखे हुए है, क्योंकि इस इलाके में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं की वजह से गंभीर मानवीय असर पड़ा है। जब हमको एयरपोर्ट पर पता चला कि इंडियन एयरफोर्स हमें दिल्ली तक लिफ्ट कर रहा है तो हम खुशी से सामान्य रहते, बहुत खुशी हुई और वी आर ऑल प्राउड ऑफ आवर इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन गवर्नमेंट। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को 25 दिसंबर से अपने दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधा मिलने जा रही है। एयरपोर्ट पर आवाजाही के लिए रिहर्सल शुरू कर दी गई है। एयरपोर्ट प्रशासन ने 29 और 30 नवंबर को यात्रियों की सुरक्षा जांच सफलतापूर्वक पूरी की। सैकड़ों लोगों को यात्री बनाकर पूरे एयरपोर्ट संचालन की रिहर्सल की गई। इसमें चेक इन, सुरक्षा जांच, बोर्डिंग प्रक्रिया से लेकर बैगेज क्लेम तक सभी चरण की बारीकी से जांच की गई। इस ट्रायल में इंडिगो, अकासा और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी एयरलाइंस भी शामिल हुई।
ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मुंबई के छत्रपति शाहूजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों के बढ़ते दबाव को कम करने में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रशासन ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, 25 दिसंबर से उड़ानें शुरू करने की तैयारी में, हम जल्द ही आप सभी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। चेक इन से लेकर सुरक्षा बोर्डिंग और बैगेज रिक्लेम तक सभी चरण का प्रोजेक्ट परीक्षण किया गया है। 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था, जो करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। और देखिए, एक बड़ी खबर आपको बताएं, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी संसद भवन में आज अपने पालतू कुत्ते को लेकर पहुंची और जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह कुत्ता काटने वाला नहीं है, काटने वाले तो पार्लियामेंट में हैं। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आपके सामने है। ये देखिए गाड़ी में कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी जब संसद भवन पहुंची तो जिस गाड़ी में वो थी साथ में उनका पालतू कुत्ता भी था और हर कोई देखकर यह हैरान था। जानवर को पसंद नहीं करते है ना सरकार, गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। और आमोद राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। आमोद, काफी हैरान करने वाली एक तो ये घटना और उस पर जो सवाल किया गया और उस पर जो जवाब मिला, जाहिर सी बात है कि इस पर आगे सियासी बवाल भी हो सकता है। देखिए, निश्चित तौर पे गलती से आ सकता है, पेट कोई अपने लेकर आ सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने इस पूरे मसले पर बयान दिया उसको लेकर प्रश्न खड़ा हो रहा है कि काटने वाला ये कुत्ता नहीं है और काटने वाले और है जो अंदर है, तो इसको लेकर आपत्ति व्यक्त की जा रही है और इस पर बीजेपी ने बड़ी कड़ी आपत्ति व्यक्त किया है। और जगदम्बिका पाल ने अभी कहा कि अगर आपको कोई विशेषाधिकार मिला हुआ है तो उसका विशेषाधिकार का हनन नहीं होना चाहिए और जिस तरह से उन्होंने किया है उस पर उनके खिलाफ संसद के कानून के खिलाफ के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये एक बैठे बिठाए एक कंट्रोवर्सी आज संसद में हुआ है और निश्चित तौर पे सिक्योरिटी को कंसर्न में रखते हुए किसी को पेट लाने की इजाजत संसद के अंदर नहीं है और वो लेकर आई थी, तो इस पर एक विवाद और बढ़ेगा आगे, उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, तो अंदर जिस तरह से पालतू कुत्ता लाया गया उसको लेकर जो सिक्योरिटी कंसर्न है और फिर जो जवाब दिया गया, इन दोनों को लेकर आगे सियासी बवाल मच सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बात गाजियाबाद की करते हैं। गाजियाबाद में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। हादसे में कार में सवार पिता की मौत हो गई जबकि बेटे की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। देखिए, सड़क हादसे की तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां सिहानी गेट के पास एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। कार की तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी रफ्तार कितनी रही होगी। इस हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। ये हादसा गाजियाबाद सिहानी गेट थाना क्षेत्र में बीती देर रात ओवरब्रिज के पास हुआ। तेज रफ्तार कार ओवरब्रिज के किनारे लगी लोहे की रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे आ गिरी। कार के गिरते ही आसपास मौजूद लोग वहां पहुंचे। लोगों ने कार में सवार बुरी तरह से घायल दोनों लोगों को किसी तरह बाहर निकाला। जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने संजय नगर निवासी राकेश को मृत घोषित कर दिया जबकि उनके बेटे प्रिंस का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि राकेश अपने बेटे प्रिंस के साथ बीती रात एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे और शादी समारोह में शामिल होने के बाद देर रात घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त नींद आने की वजह से कार बेकाबू हुई और रेलिंग से जा टकराई। महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स चिकित्सा अधिकारी के साथ मारपीट करते नजर आ रहा है। वीडियो महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले तो इस शख्स की चिकित्सा अधिकारी के साथ किसी बात पर बहस होती है, विवाद बढ़ता है और फिर ये शख्स चिकित्सा अधिकारी पर हमला कर देता है, मारपीट भी करता है, जबकि चिकित्सा अधिकारी बार बार सफाई देते दिखते हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर के कौठा में स्थित नगर निगम के अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी बाला प्रसाद कुंटुरकर पर अस्पताल की एक महिला कर्मचारी को परेशान करने का आरोप लगाया गया।
आरोप है कि बाला प्रसाद कुंटूर कर महिला के साथ छेड़खानी कर रहा था। आरोप के बाद महिला कर्मचारी के रिश्तेदारों ने उसे दफ्तर में घुसकर पीटा। घटना 6 दिन पहले की है। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामले में महिला शिकायत निवारण समिति की ओर से जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि किसी भी पक्ष की तरफ से पुलिस में कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। यहां एक युवक की हत्या उसकी प्रेमिका के परिजनों ने कर दी। जब इस बारे में प्रेमिका को पता चला तो वो बदहवास हालत में तुरंत प्रेमी के घर पहुंच गई। अंतिम संस्कार से पहले माथे पर सिंदूर भी लगाया। ये दर्दनाक कहानी महाराष्ट्र के नांदेड़ की है। एक लड़की एक युवक से प्यार करती थी। फैमिली को पता चला तो विरोध में आ गए। प्रेमी को हिदायत देने लगे, फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। लड़की को पता चला तो वो बदहवास हालत में प्रेमी की लाश के पास पहुंची। अंतिम संस्कार से पहले उसने हल्दी और कुमकुम लगाकर सिंदूर लगाया। वहीं प्रेमी को भी हल्दी लगाई। ये देखकर मौजूद लोग फफक पड़े। घटना नांदेड़ शहर के जूनागंज इलाके की है। मृतक युवक की पहचान सक्षम ताटे के तौर पर हुई है। सक्षम का एक लड़की से बीते 3 साल से प्रेम संबंध चल रहा था। जब लड़की के परिवार वालों को पता चला तो विरोध करने लगे। जब लव अफेयर का सिलसिला चलता रहा तो लड़की के परिवार वालों ने खौफनाक साजिश को रच डाला। लड़की के पिता और भाइयों ने पहले गोली चलाई, फिर उसके सिर पर बड़ा पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के इस मामले में मृतक की मां की शिकायत पर पुलिस ने लड़की के माता पिता और 2 भाइयों समेत 8 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये बड़ी खबर आपको बताएं। अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन को अब न्यायिक हिरासत में गिरफ्तारी के बाद भेज दिया गया है। जावेद सिद्दीकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब 15 दिसंबर को कोर्ट में सिद्दीकी की पेशी होगी। 18 नवंबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। पीएमएलए केस में सिद्दीकी को ईडी ने अरेस्ट किया था। आपको बता दें कि कई जो जमीन होने गलत तरीके से उनके गबन करने का भी जो आरोप है वो लगा हुआ है अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन हैं उन पर। और अब ये खबर आ रही इस पूरे मामले में अपडेट यह है कि 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब इस पूरे मामले में जो अगली हियरिंग है वो 15 दिसंबर को कोर्ट में सिद्दीकी की अब पेशी होगी। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन हैं उनको क्योंकि जमीनों का ही मामला है, उनके गबन का मामला है, ट्रांसफर को लेकर डिटेल्स है, अब क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, क्या डिटेल्स सामने आ रही है और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला है? जी बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर ईडी की तरफ से जो जवाब से पूछताछ की जानी थी वो पूछताछ अब एक तरीके से पूरी हो चुकी है। दरअसल ईडी ने पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज किया था जवाद के खिलाफ और साफ तौर पर उसके अंदर तफ्तीश ये की जा रही थी कि आखिरकार किस तरीके से जवाद ने यूनिवर्सिटी के नाम पर जो पैसे इकट्ठा किया फर्जीवाड़ा करके, यानी कि जो स्टूडेंट्स थे उनके पेरेंट्स को धोखा देकर, क्योंकि मान्यता प्राप्त नहीं थी यूनिवर्सिटी, तो उसके बाद जो पैसा आया उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, उसे अपने पत्नी और बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर किया, विदेशों तक पैसा भेजा गया। तो इस पूरे मामले की, इस मनी ट्रेल को खंगालने की ईडी फिलहाल कोशिश कर रही थी और कहीं ना कहीं 13 दिन की रिमांड के दौरान ये मुमकिन भी हो पाए और यही वजह है कि ईडी ने आज खुद अदालत में बोला कि उन्हें अब ज्यादा रिमांड की जरूरत नहीं है, तो लिहाजा उसके बाद जवाद को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इन बिटवीन ईडी की यह भी कोशिश होगी कि जो उनके पत्नी और बेटे के अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर किया गया उनसे भी जल्द अब सम्मन कर पूछताछ की जा सकती है। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। ब्रिटेन और भारतीय सेना ने मिलकर बीकानेर में अजय वॉरियर 2025 युद्धाभ्यास किया है। दोनों देशों ने सुरक्षा के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दोहराया है। तस्वीरें राजस्थान के बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की हैं, जहां भारतीय सेना ने ब्रिटिश आर्मी के साथ मिलकर हाइब्रिड वॉर मल्टी डोमेन ऑपरेशन और रैपिड डिप्लॉयमेंट का अभ्यास किया। 14 दिन चले अभ्यास में राजस्थान में काल्पनिक दुश्मन के ठिकाने बनाकर दोनों सेनाओं ने एक साथ हमलों की प्रैक्टिस की।
हवा में उड़ता हेलीकॉप्टर जवानों को आतंकी ठिकाने पर ले गया, जहां से एक एक सैनिक उतरे और अपनी पोजीशन ली। युद्धाभ्यास में ड्रोन के जरिए आतंकियों के ठिकाने पता लगाए गए। इसके बाद ग्राउंड पर बैठी टीम ने सैनिकों को लोकेशन बताई तो लड़ाकू हेलीकॉप्टर में दोनों सेनाओं के जवान सवार हुए, रस्सियों के सहारे आतंकी ठिकानों पर उतरकर पोजीशन ली और फायर किए और आतंकियों को समर्पण करने पर मजबूर कर दिया। इस युद्धाभ्यास में दोनों सेनाओं के 240 सैनिकों ने हिस्सा लिया और अपनी फील्ड ट्रेनिंग पूरी की। भारतीय दल का नेतृत्व कर्नल नीरज बेनीवाल ने किया, जबकि ब्रिटिश दल की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल साइमन डायसन के हाथों में रही। ड्रिल के दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने कंबाइंड इंटीग्रेटेड बैटल टीमों के रूप में मिशन की हर प्रक्रिया को साझा किया।